नमस्कार। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत में दो बड़ी ताकतों का जन्म हो रहा था। एक था विजयनगर और दूसरा बहमनी साम्राज्य। जानते हैं, लगभग 200 सालों तक इन दोनों ने दक्कन पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया। आज हम बहमनी साम्राज्य की पूरी कहानी को समझेंगे, वो भी इस तरह से कि ये आपके एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट नोट्स बन जाएं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर को कैसे तय करेंगे। हम इन 6 हिस्सों में बहमनी साम्राज्य को समझेंगे। मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, वहां से लेकर इसके खत्म होने और इसकी विरासत तक हर चीज पर बात करेंगे ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट छूट ना जाए। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था, लेकिन दिल्ली की पकड़ अब ढीली हो रही थी और इसका असर दूर दक्कन तक महसूस किया जा रहा था। अब वहां एक तरह का पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन बन गया था, और हम सब जानते हैं इतिहास में ऐसी खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। तो इस मौके का फायदा उठाया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसे हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। साल 1347 में उसने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। ये जो बेसिक फैक्ट्स है ना, जैसे संस्थापक का नाम, साल और राजधानी, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य बना तो लिया, पर उसे अच्छे से चलाना भी तो था। तो हसन गंगू ने क्या किया, उसने अपने पूरे राज को 4 सूबों या प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें तरफ कहा जाता था। ये थे दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। इससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो गया। अब बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की सबसे बड़ी पहचान की। देखिए, इसके इतिहास का शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जिसमें इसके पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन विजयनगर साम्राज्य का जिक्र ना हो। ये जो टकराव था ना, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि लगभग 200 साल तक चलने वाला एक लंबा संघर्ष था। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई आखिर थी किस लिए? इसकी सबसे बड़ी वजह थी रायचूर दोआब। ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का इलाका था। एक तो जमीन बेहद उपजाऊ थी और दूसरा इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। तो बस इसी जमीन के टुकड़े के लिए दोनों सल्तनतें आपस में भिड़ती रहती थी। और इसी संघर्ष के बीच 1367 में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि विजयनगर के राजा बुक्का प्रथम के खिलाफ एक जंग में बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार दक्षिण भारत में बारूद का इस्तेमाल किया। सोचिए, ये एक तरह का गेम चेंजर रहा होगा उस जमाने में। अच्छा, तो संस्थापक के बाद भी कई ऐसे शासक आए जिन्होंने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और उसे एक नई पहचान दी। चलिए, उनमें से 3 सबसे खास सुल्तानों और उनके कामों पर एक नजर डालते हैं। इनमें एक नाम जो बहुत अलग है, वो है ताजुद्दीन फिरोज शाह का। उसे बहमनी वंश का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान सुल्तान माना जाता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि उसे साइंस और आर्ट में भी बहुत दिलचस्पी थी। और एक बहुत खास बात ये थी कि उसने अपने प्रशासन में हिंदुओं को भी बड़े ओहदे दिए, जो उस दौर के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। फिर सल्तनत में एक और बड़ा मोड़ आया। अहमद शाह प्रथम के समय, जिन्हें लोग वली यानी संत भी कहते थे, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले गए। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिससे साम्राज्य की दिशा ही बदल गई। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, अगर हीरो हैं तो विलन भी होते हैं। बहमनी वंश का वो विलन था हुमायूं शाह। उसका शासन इतना क्रूर और जालिम था कि इतिहास ने उसे जालिम और दक्कन का नीरो जैसे नाम दिए। अब कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है। और मजे की बात यह है कि बहमनी साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे मकाम पर किसी सुल्तान की वजह से नहीं, बल्कि एक बेहद काबिल प्रधानमंत्री महमूद गवां की वजह से पहुंचा। महमूद गवां एक जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने महसूस किया कि जो बड़े बड़े प्रांतों के गवर्नर हैं, वो बहुत ताकतवर हो रहे हैं और सल्तनत के लिए खतरा बन सकते हैं। तो उसने क्या किया? उसने चालाकी से उन 4 बड़े प्रांतों को तोड़कर 8 छोटे प्रांत बना दिए। इससे किसी भी एक गवर्नर के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं रही। क्या कमाल का सुधार था! लेकिन गवां सिर्फ सुधार ही नहीं कर रहा था,
उसकी फौजी जीतों ने गोवा जैसे जरूरी बंदरगाहों को सल्तनत में शामिल किया, जिससे व्यापार बढ़ा। उसने बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया, जो उस वक्त का एक बड़ा एजुकेशन सेंटर बना। पर उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी सल्तनत के अंदर की गुटबाजी, मतलब जो लोकल सरदार थे और जो बाहर से आए थे, उनके बीच वो हमेशा सुलह कराने की कोशिश करता रहा। पर कहते हैं ना, आपकी काबिलियत ही कभी-कभी आपकी दुश्मन बन जाती है। महमूद गवाह की सफलता से दरबार के दूसरे अमीर जलने लगे और आखिरकार उसका पतन ही पूरे बहमनी साम्राज्य के पतन की वजह बन गया। वो निर्णायक मोड़ आया साल 1481 में। हुआ ये कि उसके दुश्मनों ने एक साजिश रची और सुल्तान ने बिना सच जाने अपने सबसे वफादार और काबिल वजीर को मौत की सजा दे दी। बस यही वो एक गलती थी जो सल्तनत को ले डूबी। गवाना की मौत के बाद सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी और 1527 तक इसका नामो निशान मिट गया। तो बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो उसकी जगह 5 नई और आज़ाद सल्तनतें बनी: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। हाँ, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में अक्सर मैच द कॉलम टाइप सवाल यहीं से आते हैं। भले ही बहमनी साम्राज्य सियासत के नक्शे से मिट गया, लेकिन उसकी एक विरासत थी जो आज भी दक्कन की जमीन पर जिंदा है, और वो है उसकी कला और आर्किटेक्चर। बहमनी सुल्तानों ने और उनके बाद की सल्तनतों ने एक से बढ़कर एक इमारतें बनवाई। उन्होंने ईरान के और लोकल दक्कनी स्टाइल को मिला के एक नया ही स्टाइल बना दिया। गुलबर्गा की जामा मस्जिद हो, बीदर में गवान का मदरसा हो, या फिर बीजापुर का मशहूर गोल गुंबज, ये इमारतें आज भी उस दौर की कहानी कहती हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या सच में बहमनी साम्राज्य का अंत सिर्फ एक काबिल इंसान यानी महमूद गवान की मौत की वजह से हुआ, या फिर सल्तनत के अंदर की गुटबाजी और दरारें इतनी बढ़ चुकी थीं कि उसका गिरना तय था और गवान की मौत तो बस एक बहाना बनी?